नाज़रीन, सीज फायर का जो पहला फेज है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, वो मुकम्मल हो चुका है। और इस पहले फेज के अंदर ये हुआ कि इमीडिएट जो बॉम्बिंग है वो रुकी और इसके साथ जो है वो प्रिजनर एक्सचेंज डील हुई है। इजराइल के तमाम कैदी इस वक्त रिहा किए जा चुके हैं और फलस्तीनी कैदी जो है वो रिहा हुए हैं और उसमें से कुछ जो है वेस्ट बैंक गए हैं, कुछ दूसरे मुल्कों में गए हैं, मिस्र के अंदर गए हैं। तो ये पहला फेज है वो मुकम्मल हो चुका है। अब व्हाट्स नेक्स्ट? इस वक्त चूंकि एक बिल्कुल नई रियलिटीज इमर्ज कर रही हैं और आगे मामला जो किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो हर तरफ सवाल जो है वो यही उठाया जा रहा है कि व्हाट्स नेक्स्ट? क्या अब ये मुकम्मल तौर पर मामला सॉल्व हो गया है? क्या ये कंप्रीहेंसिव सीज फायर यहां पर हो गया है? क्या इजराइल जब वो दोबारा किसी भी वक्त बॉम्बिंग शुरू कर सकता है? क्योंकि इजरायली फौज है वो अंदर, और फलस्तीनी रियासत का क्या? अच्छा, और गजा की रिकंस्ट्रक्शन का क्या? अच्छा, जब दुनिया ये डिबेट कर रही है तो इजराइल ने कुछ देर पहले अटैक करते हुए 3 फलस्तीनियों को गजा में शहीद किया है। साथ ही वेस्ट बैंक के अंदर फलस्तीनियों को शहीद और जख्मी और अरेस्ट किया गया है। और इधर गजा में ये पहली बड़ी वायलेशन है। 9 को सीज फायर हुआ है, 9 को अनाउंस किया गया और आज यानी कि ये पहला अटैक है सीज फायर होने के बाद। जब इन इफेक्ट आया सीज फायर, उसके बाद ये पहला अटैक है। कुछ ही घंटे पहले ट्रंप यहां से लीव किया है मिडिल ईस्ट से, और इस अंदाज में लीव किया है कि सब अच्छा हो गया है, अब दूध और शहद की नहरें यहां पर बहेंगे। और उसने नेतन्याहू को ग्रेट कहा कि ये ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है और वॉर टाइम और क्या ये जबरदस्त आदमी है। यानी वो शख्स जिसके क्राइम से दुनिया लरस गई है, ऐसे ऐसे क्राइम जो दुनिया ने सोचे भी नहीं थे, इमेजिन भी नहीं किए थे, वो क्राइम्स इस बंदे ने किए हैं और ट्रंप जब उसको ग्रेट कह रहा है। अब कुछ ही देर पहले गजा पर इजरायली ड्रोन्स ने अटैक करते हुए 3 फलस्तीनियों को जब वो शहीद किया है। तो ये बड़ा खौफनाक सिग्नल है कि इजराइल इस मुआहदे की मुकम्मल जो है वो पासदारी नहीं करने वाला है। एक तो देखिए जो कैदी तय हुए थे वो अभी तक रिलीज नहीं हुए, ये एक वायलेशन उसने की। फिर अभी खबर ये भी आ रही है कि जो एड है उसमें इजराइल जब वो डिले कर रहा है, जितने ट्रक्स जब वो तय हुए थे। और ये भी बहरहाल अपनी तारीख में याद रखा जाएगा, दुनिया में कभी किसी मुआहदे में ये नहीं लिखा गया कि कितनी रोटी देनी है और कितनी रोटी नहीं देनी। तो बहरहाल इसमें लिखा गया है और उसमें भी इजराइल ने आज डिले करना शुरू कर दिया। और उसके ऊपर ये सबसे संगीन वायलेशन जिसमें 3 फलस्तीनियों को जब वो शहीद किया गया है, तो इससे एक जो खतरात थे, जो खदशात थे, उसको मजीद तकवीत मिली है कि ये मामला यहां पर जब वो टिकने वाला नहीं है। और वैसे भी आप सोचिए, वो लोग जिन्होंने लाखों मासूम लोगों को मारा और जख्मी किया है, मतलब उनकी खबासत का क्या आलम होगा? उनसे क्या आप कोई खैर की तवक्को रखेंगे या उनसे आप कहेंगे क्या वो इस माइंडसेट को छोड़कर जो है वो अब अमन की बात करने जब लग जाएंगे? मतलब सोचिए ना, एक फर्द भी अगर 10-12 लोगों को मार दे तो वो भी खबासत के अलग दर्जे पर होता है, उसकी फिर वहां से वापसी नहीं होती। और ये शैतानियत के किस दर्जे पर होंगे जिन्होंने इंसानियत का सबसे बड़ा क्राइम किया है? तो मतलब इनसे आप जब क्या तवक्को रख सकते हैं? और फिर देखिए, इजराइल ने अभी तक फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने का जो गोल है, क्या वो अबेंडन कर दिया है? किसी सूरत नहीं किया। इजराइल की जो मेजॉरिटी है वो इस बात को सपोर्ट करती है और उनका माइंडसेट ही यही है कि वो फलस्तीनियों को किस सूरत जो है वो यहां पर नहीं रहने देंगे और उनको जब डिस्प्लेस करेंगे उसके लिए कोई भी टूल्स इस्तेमाल करने पड़े तो कोई मसला नहीं। और नेतन्याहू सिर्फ नेतन्याहू नहीं है, बल्कि उसके पीछे वो सेटलर्स भी तो है ना। सेटलर्स इस बात को सपोर्ट करते हैं जो कुछ गजा के अंदर हुआ है। तो एक तो ये बड़ा खौफनाक ये वाकया जो है वो पेश आया है। और उसके बाद हमास जब मीडिएटर्स के साथ भी राब्ता कर रही है। अच्छा, लेकिन इसी दरमियान जो रिसेंट ट्रंप की स्पीचेस हुई हैं उससे ये बात तो कम से कम वाज़ेह हो गई है अमेरिका के अंदर कि ट्रंप और बाकी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं उनको इजरायली लॉबी ही कंट्रोल करती है। सिर्फ और सिर्फ अब बात इतनी है कि अगर ये जो ज़ायनिस्ट बिलियनर्स हैं, ये जो अमेरिका में बैठे हुए जो हैं अमेरिकन नेशनल, लेकिन अमेरिका से ज्यादा इजराइल के लिए, इजराइल के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। और खुद ट्रंप ने अजराह मजाक ये बात की और इस बात की तस्दीक की कि ये बात सच है। यानी रिसेंट स्पीचेस में वो जो कहा जाता था कि ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, वो अब अमेरिका में भी ये बात एस्टेब्लिश हो गई और वो हर तरफ ट्रंप के वो क्लिप्स है वो चल रहे हैं कि ये असल जो मसला है ये ज़ायनिस्ट बिलियनर्स है। अगर ये नहीं है तो फिर ना ट्रंप कंट्रोल हो सकता है, ना बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो वो कंट्रोल हो सकते हैं। तो ये बात भी वहां पर आगे बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि वहां पर गारंटी साइन हुई, उस माहदे पर तुर्की ने साइन किया है, उस पर अमेरिका ने साइन किया है, उसमें कतर ने जब साइन किया, उसमें मिस्र ने साइन किया है। तो इन गारंटीज की क्या अहमियत है? यानी अभी आप देखिए, उन्होंने 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है और अगर वो फुल स्केल बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं, अगर वो उनकी फौज तो अंदर ही मौजूद है, किसी भी लम्हे वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसकी गारंटीज क्या होंगी? यानी इन गारंटीज का क्या मतलब है? मतलब तुर्की, मिस्र जो है इसको कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे? तो या ये सिर्फ एक फोटो सेशन था? इसके ऊपर भी सवाल जब उठ रहे हैं कि इन गारंटीज की क्या अहमियत है। अच्छा, अगली बात यह है कि ट्रंप जो है वो ओवरऑल जो प्रोजेक्शन कर रहा है वो इस तरह से प्रोजेक्शन कर रहा है कि ये जो डील उसने दी है ये ऐसी डील है जो मिडिल ईस्ट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और मिडिल ईस्ट में बस अमन, चैन और शांति और सुकून होगा। एक ऐसे वक्त में जब फलस्तीनियों ने अभी तक अपनी बॉडीज भी नहीं निकाली हैं, अभी तक उन्होंने अपनी बॉडीज नहीं निकाली हैं जो कई हजार हो सकती हैं, और जो ये सारा कुछ कर रहा है उसको ट्रंप जो वो ग्रेट कह रहे हैं। मतलब आप इसका कोई तसव्वुर भी दुनिया कर सकती है कि फलस्तीनियों की बॉडीज अभी तक नहीं निकली और वो हजारों की तादाद में हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि वो बॉडीज एक साल हो गया हो कि वो मलबे तले दबी हैं। तो इस सब का बोझ मिडिल ईस्ट कैसे उठाएगा, दुनिया कैसे उठाएगी? और इसके बाद वो जो वायलेंस का बीज यहां पर बोया, अगर अभी भी इजराइल का कोई इरादा नहीं है फलस्तीनियों को उनके राइट्स देने का,
तो इसलिए वेस्टर्न थिंक टैंक जो है वो मिडिल ईस्ट के थिंक टैंक्स इसको एक सीज फायर डील कह रहे हैं, नॉट अ पीस डील। अच्छा, फिर इसी दरमियान अगली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि ट्रंप ने कहा कि भाई अब तो अब्राहम अकॉर्ड करना पड़ेगा। उसने कहा अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, ओआईसी ममालिक और अरब कंट्रीज के पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। और उसने ये बात कही कि पहले तुम ये एक्सक्यूज करते थे कि भाई गजा में चूंकि बॉम्बिंग हो रही है तो इसलिए हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड करने की, सो अब करने पड़ेंगे। ये ट्रंप ने यानी काइंड ऑफ थ्रेट वाली लैंग्वेज थी कि अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं, अब हम तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं मानेंगे और अब तुम्हें जब अब्राहम अकॉर्ड करने पड़ेंगे। अब जब ये वहां गजा मलबे का ढेर है, फलस्तीनी अभी अपनी बॉडीज निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वेस्ट बैंक के अंदर वो लोगों को मार रहे हैं और गजा के अंदर वो ये कर रहे हैं और लेबनान में और शाम में, तो ये जो है वो जाकर अब्राहम अकॉर्ड करेंगे और ये कैसे चलेगा। तो अभी बहुत सारी कम्प्लेक्स चीजें मौजूद हैं और जो बुनियादी इशू है वो अपनी जगह पर है। और ये बात रशिया ने जो बात की है उनकी भी यही बात है कि बुनियादी इशू अपनी जगह पर मौजूद है, एक प्रोजेक्शन है जो की जा रही है कि भाई ये अच्छा हो गया, फलां हो गया, बहरहाल। और ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती थी। ये अब ट्रंप ने खुद इस बात की तस्दीक की कि हालात इतने खराब थे कि तीसरी आलमी जंग मिडिल ईस्ट से छिड़ सकती थी, लेकिन अब नहीं छिड़ेगी। अब क्यों नहीं छिड़ेगी, ये बहरहाल ट्रंप कह रहे हैं कि अब नहीं छिड़ेगी और अब जो है वो मिडिल ईस्ट में सब अच्छा हो गया है। और फिर आप देखिए जो मुलाकातें हुई उसमें एप्रिसिएशंस हुई है, सबने एक दूसरे की तारीफ की, क्लैपिंग्स हुई, स्माइल्स हुए, लेकिन उस सारी तकारीफ जो हुई हैं उसमें गजा का कोई जिक्र नहीं था कि गजा में जो सफरिंग्स फलस्तीनियों ने बर्दाश्त की हैं, जो मजालिम हुए, उसका कोई जिक्र नहीं था। इवन जो ओआईसी या अरब कंट्रीज के सरबराहान हैं उनको जो स्पीच करने का मौका मिला उन्होंने भी ये कोई नहीं कहा कि जब वहां पर ये मजालिम जब उठाए गए, ठीक है, सम से कि भाई ठीक है अब सीजफायर हो रहा था तो क्या जरूरत है, लेकिन बहरहाल मतलब क्यों जरूरत नहीं थी, अभी तक तो फलस्तीनियों ने अपनी बॉडीज भी नहीं निकाली। तो ये एक अजब बात थी कि सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, सब अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो उधर का कोई जिक्र जो नहीं हुआ। और इजिप्ट ने अपना जो हाईएस्ट अवार्ड है वो ट्रंप को दिया है, ठीक है ना, हाईएस्ट अवार्ड मिस्र का। अच्छा, मैं दो एनालिसिस आपके सामने रखता हूं। जो अमेरिका के दो बड़ी शख्सियत हैं, जनरल डगलस मैकग्रेगर और स्कॉट रिटर, व्हाट्स नेक्स्ट, इनके नजदीक आगे क्या होने जा रहा है। एक तो जनरल डगलस मैकग्रेगर ने कहा कि उनके नजदीक फौरी मुकम्मल जंग नहीं छिड़ेगी, ठीक है ना, देयर विल बी सम पॉज, वो फ्यू वीक्स का भी हो सकता है, वो फ्यू मंथ्स का भी हो सकता है। देयर विल बी सम पॉज विच विल लुक लाइक पीस, यानी वो थोड़ा सा यहां पर पॉज रखेंगे जिसको वो कहेंगे देखो पीस हो गया, पीस हो गया, मतलब उसको पोर्ट्रेज ऐसे ही किया जाएगा कि भाई ये पीस हो गया, लेकिन एक्चुअली वो पॉज होगा जो किसी भी वक्त छिड़ जाएगा, लेकिन फॉर सम टाइम अकॉर्डिंग टू जनरल डगलस मैकग्रेगर ये फौरी जंग नहीं छिड़ेगी। अच्छा, फिर उन्होंने जो दूसरी बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि गजा को रुकवाने का भी एक मकसद है, जो मेन इवेंट है वो ईरान जंग है। और जनरल डगलस मैकग्रेगर के मुताबिक द वॉर इज अप्रोचिंग मोर एंड मोर। उन्होंने कहा कि हम हर दिन जो है वो ईरान जंग के करीब होते चले जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये जंग होने जा रही है और इसकी मुकम्मल प्लानिंग हो रही है और नेतन्याहू पूरी तरह से इसकी लॉबिंग कर रहा है और वहां पर बिल्डअप किया जा रहा है और मेन इवेंट जो है वो ईरान जंग है जो होने जा रही है और डे बाय डे हम इसके करीब हो रहे हैं। ये बात उनकी बड़ी गैर मामूली है। और उन्होंने कहा कि इजराइल ने अभी फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के अपने गोल्स अबैंडन नहीं किए हैं, ट्रंप की मजबूरियों को देखते हुए और सम टाइम के लिए कुछ पॉज, ठीक है ना, और उसके बाद और जैसे देखें ना